स्वागत है आपका अपने चैनल इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट पे। आज हम देखने वाले हैं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग 2019 सेमेस्टर 4 में पूछे गए सवालों का आंसर। तो शुरू करते हैं ग्रुप ए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में जानते हैं क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल इज डिफाइंड एज, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार सॉइल का डिफिनेशन क्या है। पहला, सब्सटेंस विच ग्रोज क्रॉप्स, जी नहीं। लेयर विच डेवलप्स प्लांट लाइफ्स, जी नहीं। डिपॉजिट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक, तो यही ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मतलब छोटा जो बड़ा बड़ा पत्थर है वो डिसइंटीग्रेट करके छोटे छोटे पार्टिकल में हो जाता है, उसका जो जमावड़ा होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, सॉइल बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, सॉइल बोलते हैं। बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 की, तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सॉइल इज कंसिडर्ड एज, सॉइल को हम क्या कंसिडर करते हैं, सिंगल फेज सिस्टम, डबल फेज सिस्टम, ट्रिपल फेज सिस्टम या जीरो फेज सिस्टम। तो अगर हम बात करें तो हम सॉइल को बात करें तो ये थर्ड फेज सिस्टम है, यानी इसको ट्रिपल फेज सिस्टम बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्यों ट्रिपल फेज सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि सॉइल का जब हम फेज डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो इसमें 3 पार्ट होता है, एक एयर वॉइस, दूसरा वाटर कंटेंट और तीसरा सॉइल सॉलिड। यहाँ एयर होता है, इसमें वाटर होता है और ये सॉइल सॉलिड होता है। तो ये 3 फेज सिस्टम डायग्राम में होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इन सैचुरेटेड सॉइल, क्या कहता है, इन सैचुरेटेड सॉइल वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज। तो सैचुरेटेड सॉइल में वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, यानी आपसे एस का वैल्यू पूछ रहा है तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। और अगर ड्राई सॉइल बोलता है तो उसका वैल्यू कितना हो जाता, 0 हो जाता है ड्राई सॉइल के केस में। तो आपको क्लियर है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपका, द पोर्स ऑफ सॉइल हैविंग फुल ऑफ वाटर द सॉइल इज कॉल्ड। वैसा सॉइल जिसका पोर्स क्या होता है, फुल ऑफ वाटर है, तो उस सॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। इसका वैल्यू कितना होता है, 1। बात करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्या है, द वैल्यू ऑफ यूनिट वेट ऑफ सबमर्ज्ड सॉइल इज फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ यूनिट वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल ऑफ यूनिट वेट ऑफ वाटर। यहाँ पे ऑफ नहीं, यहाँ पे एंड होगा, यहाँ पे एंड होगा। तो जो वैल्यू होता है यूनिट वेट ऑफ सबमर्ज्ड सॉइल का वो क्या होता है, सब्सट्रैक्शन होता है यूनिट वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल और यूनिट वेट ऑफ वाटर का। यानी गामा सबमर्ज्ड इज इक्वल टू क्या होता है, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा वाटर। समझ गया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, द वाइड रेशियो ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल इज फिल इन द ब्लैंक्स देन वाइड रेशियो ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल। पूछ रहा है कि जो वाइड रेशियो कोर्स ग्रेन सॉइल में होता है वो फाइन ग्रेन सॉइल से ज़्यादा होता है या कम होता है या बराबर होता है। तो क्या होता है, कम होता है। वाइड रेशियो कोर्स ग्रेन सॉइल का कम होता है, लेकिन साइज ऑफ वाइड जो होता है कोर्स ग्रेन में वो क्या होता है, बड़ा होता है, लेकिन वाइड रेशियो कम होता है। बात करें अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की, तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, द प्रिंसिपल ऑफ परमेबिलिटी इज गिवन बाय। प्रिंसिपल ऑफ परमेबिलिटी दिया गया है स्टोक्स लॉ, न्यूटन्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ या डार्सी लॉ। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, डार्सी लॉ। डार्सी लॉ क्या कहता है, Q इज इक्वल टू KIA। बात करें अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की, तो यूनिट ऑफ परमेबिलिटी इज। तो परमेबिलिटी का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि शियर स्ट्रेंथ ऑफ सैंड इज प्रोपोर्शनल टू। जो शियर स्ट्रेंथ होता है सैंड का वह प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो किसके प्रोपोर्शनल होता है,
इंटरनल फ्रिक्शन एंगल का तो होता है, लेकिन उसमें किसके पर होता है, साइन का, कोसाइन का, कि टेंजेंट का, कोसेक का। तो किसका होता है, टेंजेंट का होता है। tan फाई आता है फॉर्मूला में, tan फाई। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का बात करें तो इफ द फेल्यूर इन वैल्यूप ऑफ एनी सॉइल रिप्रेजेंट कोहेशन इज इक्वल टू 0 एंड इट्स इंटरनल फ्रिक्शन एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री देन द सॉइल इज। तो यहाँ पे कोहेशन 0 बोल दिया है, यानी सॉइल कैसा है, कोहेशन लेस है। तो उसको हम क्या बोल देंगे, क्ले में तो कोहेशन होता ही है, कोहेसिव मटेरियल जो है उसमें कोहेशन होगा ही, सैंड कोहेशन लेस होता है। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बात करें अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। कॉम्पैक्शन इज, कॉम्पैक्शन क्या है, तो कॉम्पैक्शन क्या है, एयर एक्सक्लूजन फ्रॉम सॉइल। कॉम्पैक्शन की मदद से हम लोग सॉइल से क्या बाहर निकालते हैं, हवा बाहर निकालते हैं, और कंसोलिडेशन से वाटर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। बाय कॉम्पैक्शन द ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल विल, जब हम कॉम्पैक्ट करते हैं तो ड्राई डेंसिटी सॉइल का क्या होता है, एयर निकल जाएगा उसमें, यानी वॉल्यूम कमेगा। तो डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कमेगा तो डेंसिटी क्या होगा आपका, बढ़ेगा, यानी डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। और जब हम कंप्रेस करेंगे तो वॉल्यूम घटेगा, तो वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा, यानी क्या हो जाएगा, इंक्रीजेज। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या कहता है, अगर क्वेश्चन नंबर 13 का बात करें तो कहता है बाय कॉम्पैक्शन द शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल विल। तो जब हम कॉम्पैक्ट करते ही है किस लिए, सॉइल का, ताकि उसका शियर स्ट्रेंथ क्या हो, बढ़ जाए। शियर स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ जाता है, ये सारी चीज़ क्या हो जाती है, कॉम्पैक्शन के बाद सॉइल का बढ़ जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या कहता है, इन क्ले सॉइल सेटलमेंट प्रोसेस इज गोइंग ऑन फॉर मेनी ईयर्स इज कॉल्ड। कहता है कि अगर कोई क्लेई सॉइल है जिसका सेटलमेंट बहुत दिनों तक चल रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो बहुत दिनों तक क्या होते रहता है, कंसोलिडेशन होते रहता है। देखते होंगे बहुत सारा घर है जो बहुत दिन बाद क्या होता है, बैठ जाता है अचानक से, तो वो बहुत दिन तक चलता रहता है, वो कंसोलिडेशन के कारण होता है ऐसा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो पूछ रहा है इन द मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट फिल इन द ब्लैंक्स टाइम्स एनर्जी रिसीव्ड विथ रिस्पेक्ट टू एनर्जी रिसीव्ड इन स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट। इसका सही आंसर कितना है, 4.5, यानी 4.5। मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट में जो एनर्जी मिलता है वो 4.5 गुना होता है स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट के। ये 500 के आसपास होता है और ये 2600 के आसपास होता है, ये 500 680 सब के आसपास होता है, कुछ इस तरह से एनर्जी निकालते हैं उसका। तो ये बस याद रखिएगा कि कितना गुना होता है, मॉडिफाइड का एनर्जी ज़्यादा होता है, क्यों, ज़्यादा हाइट से गिराते हैं। कितना हाइट से गिराते हैं, इसमें 18 इंच से गिराते हैं, और स्टैंडर्ड में कितना से गिराते हैं, तो 12 इंच से गिराते हैं। तो इसमें एनर्जी ज़्यादा स्टोर होगा, इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी, 4.5। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। द मैक्सिमम प्रेशर इंटेंसिटी काउजिंग शियर फेल्यूर ऑफ सॉइल इज नोन एज। मैक्सिमम प्रेशर इंटेंसिटी जो होता है जिसके कारण शियर फेल्यूर होता है सॉइल का, उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। क्या बोलते हैं उसको, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 17। द प्रेशर ऑफ विच शियर फेल्यूर डज नॉट अकर विदाउट मोर सेटलमेंट देन स्टैंडर्ड सेटलमेंट ऑफ अ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। क्या कह रहा है कि वैसा प्रेशर जिसमें शियर फेल्यूर अकर नहीं करता है ज़्यादा सेटलमेंट हुए बिना, किसके अपेक्षा, स्टैंडर्ड सेटलमेंट ऑफ स्ट्रक्चर के अपेक्षा, तो उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं। मतलब शियर फेल्यूर नहीं होता है स्टैंडर्ड सेटलमेंट के आसपास तक, तो उस प्रेशर का हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस प्रेशर को क्या बोलते हैं, एलाउएबल बियरिंग कैपेसिटी। मतलब यहाँ तक दीजिएगा तो कोई भी शियर फेल्यूर नहीं होगा और स्टैंडर्ड सेटलमेंट होते रहेगा। ज़्यादा सेटलमेंट होने के
ज़रूरत नहीं है, स्टैंडर्ड सेटलमेंट होगा बिना कोई शियर फेल्यूर हुए, तो उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, अलाउएबल बियरिंग कैपेसिटी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है आपका, द डिस्टर्ब्ड सैंपल ऑफ सॉइल आल्सो मे गिव गुड रिजल्ट इन, जो डिस्टर्ब सैंपल होता है सॉइल का वो अच्छा रिजल्ट देगा और कौन से टेस्टिंग में, तो कॉम्पैक्शन में देता है। और अगर कॉम्पैक्शन नहीं रहता, एटरबैक्स लिमिट होता है उसमें देता है। एटरबैक्स लिमिट कहने का मतलब लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, सिंकेज लिमिट निकालने वगैरह में। फिर ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन में भी ये सब क्या होता है, अच्छा टेस्टिंग रिजल्ट देता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या कहता है, ट्यूब कंटेनिंग सॉइल सैंपल इज सील्ड विथ वैक्स एट बोथ एंड्स सो दैट नो चेंज में अकर इन। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो सकता है, क्योंकि अगर ये बोल देता है इसमें कि मैंने जो पाइप है, ट्यूब है, उसको पूरी तरह से फिल्ड कर दिया है। अगर ये पूरी तरह से फिल्ड कर देगा तो इसमें वाइड रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, पर क्वेश्चन में इसने मेंशन नहीं किया है। तो अगर हमको चारों में से एक ऑप्शन चुनना हो तो नेचुरल वाटर कंटेंट आपका हर हाल में चेंज होगा। अगर हम इसको खोल देंगे तो यहाँ से पानी इसके अंदर आएगा तो नेचुरल वाटर कंटेंट चेंज होगा। अगर ये हाफ भी वैलिड है, हाफ भी भरा हुआ है मिट्टी इसमें ट्यूब में, तब भी इसका नेचुरल वाटर कंटेंट चेंज होगा और साथ साथ वाइड रेशियो भी चेंज होगा, पर फुल्ली में वाइड रेशियो चेंज होना पॉसिबल नहीं है। और वैक्स हम लोग इसलिए लगाते हैं ताकि पानी आर पार ना जाए, वैक्स से पानी आर पार नहीं जाता है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, नेचुरल वाटर कंटेंट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की। तो क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, द कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर इज ऑलवेज फिल इन द ब्लैंक्स दैन कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर। यहाँ पे दिस नहीं दैन होना चाहिए। तो क्या होता है, जो कोफिशिएंट होता है एक्टिव अर्थ प्रेशर का वो क्या होता है, लेस देन कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर। क्यों, देखिए बताते हैं। आपका के का वैल्यू क्या होता है, के का वैल्यू होता है 1 माइनस साइन 5/1 प्लस साइन 5, और के पी का वैल्यू क्या होता है 1 प्लस साइन 5 और 1 माइनस साइन 5। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 का वैल्यू कोई भी लीजिए साइन का, अगर नीचे में आपका क्या है के में बड़ा डिनोमिनेटर है, इसका छोटा डिनोमिनेटर है, इसका डिनोमिनेटर छोटा, इसका डिनोमिनेटर बड़ा, तो के पी क्या हो जाएगा, के से बड़ा हो जाएगा, और 0 डिग्री 5 रहेगा उस वक्त बस इक्वल होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें हम जाना चाहें तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। समझ गए, आपका ये सारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट। बात करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की। आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो पूछा है, एक्सप्लेन वाइड रेशियो एंड डेंसिटी इंडेक्स। वाइड रेशियो क्या है और डेंसिटी इंडेक्स क्या है। डेंसिटी इंडेक्स बेसिकली रिलेटिव डेंसिटी को बोलते हैं, ई मैक्स माइनस ई नेचुरल बाई ई मैक्स माइनस ई मीन, ये आपका डेंसिटी इंडेक्स का फॉर्मूला होता है। वाइड रेशियो का तो आप लोग जानते ही हैं। बात करें अगला क्वेश्चन, इन्यूमरेट इफेक्ट ऑफ लिक्विफिकेशन इन शॉर्ट। लिक्विफिकेशन को आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है, लिक्विफिकेशन क्या होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन डार्सी लॉ एंड इट्स लिमिटेशन। डार्सी लॉ और उसकी लिमिटेशन को क्या करिए, एक्सप्लेन करिए। और में क्या दिया हुआ है, हाउ शियर टेस्ट इज क्लासिफाइड, डिस्कस। शियर टेस्ट कैसे क्लासिफाइड करते हैं ये आपको डिस्कस करना है। बहुत सारे हम लोग शियर टेस्ट से इस्तेमाल करने का तरीका है, डायरेक्ट शियर टेस्ट, वैन शियर टेस्ट, ट्राई एक्सियल इंस्ट्रूमेंट, ट्राइक्सल शियर टेस्ट, ये सबसे हम क्या निकालते हैं, शियर टेस्ट। तो शियर टेस्ट को कैसे क्लासिफाई किया गया है वो डिस्कस करना है, किस आधार पे, कौन सा कोर्स सैंड के लिए इस्तेमाल करते हैं, कौन सा क्ले सॉइल के लिए, कौन सा फील्ड में, कौन सा लेबोरेटरी में, ये सब आपको इसमें लिखना है। बात करें क्वेश्चन नंबर 4, तो ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको आधे ऑब्जेक्टिव, ये आप अच्छे से करेंगे तो इससे आपको बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनाने में भी मदद मिलेगी और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। ग्रॉस पेसेंटिसिटी किसे बोलते हैं, बियरिंग कैपेसिटी क्या है, स्टेट बियरिंग कैपेसिटी क्या है, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए।
बात करें अगले क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन इसी का और में है, जो क्या है, राइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ सॉइल एक्सप्लोरेशन। सॉइल एक्सप्लोरेशन का इम्पॉर्टेंस क्या है ये आपको लिखना है। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉम्पेक्शन ऑफ सॉइल। कॉम्पेक्शन ऑफ सॉइल से आप क्या समझते हैं और इसका पर्पस क्या है। तो अभी बताया आपको, कॉम्पेक्शन ऑफ सॉइल से एयर एक्सप्लोजन होता है और इसका पर्पस होता है डेंसिटी, शियर स्ट्रेंथ, बेयरिंग कैपेसिटी सॉइल का इम्प्रूव कर देना। और क्वेश्चन में क्या होता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्टर्ब्ड एंड अनडिस्टर्ब्ड सैंपल। डिस्टर्ब सैंपल किसे बोलते हैं, अनडिस्टर्ब सैंपल किसे बोलते हैं, ये दोनों के बीच में आपको डिफरेंस लिखना है। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन। कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन में आपको डिफरेंस लिखना है। कॉम्पैक्शन का मतलब एयर एक्सप्लोजन और कंसोलिडेशन का मतलब दो तरह का, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, मेनली वाटर एक्सप्लोजन होता है। बात करें इसके और क्वेश्चन की, तो डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ कॉम्पैक्शन ऑन शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल पे इफेक्ट ऑफ कॉम्पैक्शन को क्या करना है, आपको डिस्क्राइब करना है। बात करें अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 7। डिस्क्राइब द कोर कटर मेथड एंड डिटर्मिनेशन ऑफ बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल। कोर कटर मेथड से हम लोग क्या निकालते हैं, बल्क यूनिट वेट निकालते हैं, उसी को डिस्क्राइब करना है आपको। बात करते हैं इसके अगर और क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर और में क्या है इसका, A soil in the unsaturated state was found to have volume of 105 centimeter cube and mass 201 gram. After over drying, the mass got reduced to 168 gram. Compute। यानी यहाँ से आपको क्या पता चल जाएगा, वेट ऑफ वाटर पता चल जाएगा। वेट ऑफ सॉलिड आपको पता है तो वाटर कंटेंट पता चल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ वाइड आपको पता है, वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम भी पता चल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी पता चल जाएगा। तो यहाँ से आप वाइड रेशियो निकाल लीजिएगा और पोरोसिटी और वाइड रेशियो में रिलेशन होता है E/1 + E, तो यहाँ से आप पोरोसिटी भी निकाल लीजिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कहता है, डिस्क्राइब वर्किंग मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ प्लास्टिक लिमिट ऑफ सॉइल। प्लास्टिक लिमिट सॉइल के वर्किंग मेथड को क्या करना है, आपको डिस्क्राइब करना है। कैसे निकालते हैं हम प्लास्टिक मेथड, प्लास्टिक लिमिट, 3 mm का प्लास्टिक थ्रेड बना के निकालते हैं, आप देख लीजिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन और की, डिस्क्राइब विथ नीट स्केच टू डिटरमाइन कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी बाय कांस्टेंट हेड मेथड। दो तरह के मीटर होते हैं, कांस्टेंट हेड मीटर होता है और दूसरा फॉलिंग हेड मीटर होता है। कांस्टेंट हेड मीटर से हम लोग कोर्स ग्रेन सॉइल का निकालते हैं परमेबिलिटी, और फॉलिंग हाइट मीटर से हम लोग फाइन सैंड का निकालते हैं, और इसी को आपको नीट स्केच के साथ डिटरमाइन करके दिखाना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की, तो डिस्क्राइब विथ नीट स्केच मोहर कुलुम फेल्यूर थ्योरी। मोहर कुलुम फेल्यूर थ्योरी को आपको स्केच के साथ क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। बात करें अगर अगले क्वेश्चन और की, तो डिस्क्राइब एनी वन फील्ड मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। ये बियरिंग कैपेसिटी होगा, बियरेवेज नहीं, ये बियरिंग कैपेसिटी होगा। तो बियरिंग कैपेसिटी आपको कोई फील्ड मेथड है जो डिस्क्राइब करता है, वो आपको क्या करना है, बताना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, तो क्या कहता है, डिस्क्राइब वर्किंग प्रोसीड्यूर ऑफ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट टेस्ट फॉर कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल। स्टैंडर्ड प्रोडक्ट टेस्ट का हम लोग किस तरह से वर्किंग प्रिंसिपल होता है, ये आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। बात करें अगर इसी की और क्वेश्चन की, तो व्हाट इज CBR, राइट इट्स सिग्निफिकेंस, डिस्क्राइब इट्स टेस्ट प्रोसेस। CBR क्या है, CBR का फुल फॉर्म कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो होता है। इसका महत्व क्या है, रोड वगैरह हाईवे वगैरह में जो हम बजाते हैं वहाँ पे CBR टेस्ट करना पड़ता है पहले, और इसके टेस्ट कैसे कैसे करते हैं ये आपको पूरा लिखना है। बात करें अगर इसके अगले क्वेश्चन की, तो अगले क्वेश्चन आपका क्या है, राइट द नेम ऑफ मेथड्स ऑफ स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल। स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल का मेथड लिखना है और नेम लिखना है, फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल। डिस्क्राइब केमिकल स्टेबलाइजेशन मेथड ऑफ सॉइल, आपको केमिकल स्टेबलाइजेशन मेथड ऑफ सॉइल को डिस्क्राइब करना है। इसी का और क्वेश्चन है, क्या कहता है, डिस्कस एम्पिरिकल कोरिलेशन बिटवीन सॉइल प्रॉपर्टी एंड स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन वैल्यू, जिसको SPT वैल्यू बोलते हैं, उसको बीच में आपको एम्पिरिकल कोरिलेशन स्थापित करना है। SPT बोले तो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन वैल्यू। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि आपको आपका इस चैनल का हर एक अपडेट आप तक आसानी से पहुंचे और सबसे पहले पहुंचे, तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में अंत तक बनने के लिए धन्यवाद।